जीवों में जनन की विशेष विधियों के अंतर्गत अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी, अपयुग्मन एपोगैमी, असंग जनन यानी एपोमिक्सिस, अनिषेक बीजता यानी एगैमोस्पर्मी और बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी को चित्र सहित इन सब की परिभाषा, प्रकार, इनके महत्व को डिटेल से समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस की परिभाषा को समझा देते हैं। तो प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए जीवों में विकसित हो जाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ जब किसी कारणवश निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो नर युग्मक मर जाता है और मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती है तथा अनिषेचित जीव बनता है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। आप लोगों को बता दें कि शब्द पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। जो शब्द पार्थेनोजेनेसिस है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पार्थिनो और जेनेसिस। पार्थिनो और जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है लैंगिक जनन के बिना मादा युग्मक से नवीन जीव की उत्पत्ति होना। हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शब्द का अर्थ लैंगिक जनन के बिना ही मादा युग्मक से नवीन जीवन की उत्पत्ति होना पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ होता है। इस प्रकार से सीधी सी भाषा में कहें तो निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से सीधे नए जीव बन जाएं तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे कुछ मधुमक्खियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, कुछ छिपकलियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, टर्की पक्षी जो होता है उसमें ऐसा होता है। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा है आदि में इसी विधि द्वारा प्रजनन होता है। आपको बताते चलें कि जो अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओवेन ने किया था। ओवेन ने कब? 1849 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार मादा युग्मक का नर युग्मक से संयोजन न होने पर भी यदि भ्रूण का विकास हो तो इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के मादा युग्मक का नर युग्मक से संयोजन न होने पर भी यदि भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए अब अनिषेक फलन अथवा पार्थेनोकार्पी को डिटेल से समझा देते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी हम बता सकते हैं कि जब फल बिना निषेचन के ही बन जाए तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी और अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉल ने किया था। सबसे पहले किसने किया? नॉल ने किया था। चलिए एक चित्र के माध्यम से इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो इस चित्र को देखिए, यह पुष्प में निषेचन क्रिया को दिखाते हुए अंडाशय या ओवरी का चित्र है। हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग सभी आवृतबीजी पौधों या एंजियोस्पर्म में फल का निर्माण परागण और निषेचन के बाद ही होता है। यदि आप लोग परागण और निषेचन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है कि आवृतबीजी जितने भी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं, इसमें फल का निर्माण कैसे होगा? परागण और निषेचन के बाद ही होगा। यानी फ्रूट का फॉर्मेशन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक फ्रूट का निर्माण फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह देखिए, ये पराग कण है जिसे मेल गैमेट्स कहा जाता है या हिंदी में कहें तो नर युग्मक कहते हैं। और इधर देखिए, ये बीजांड है जिसमें फीमेल गैमेट्स या मादा युग्मक होता है। अब जब ये नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर मिलेगा, संयोग करेगा, संलयन होगा तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। निषेचन होता है और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद ही
फल बनना शुरू होता है या कह लीजिए कि फल का निर्माण शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फल बन जाता है। ये हुई सामान्य रूप से प्रक्रिया। और सामान्य रूप से देखा जाए तो बिना निषेचन या फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पौधों में परागण और निषेचन के बिना भी फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें न तो परागण होता है और न ही निषेचन होता है, यानी ना ही उसमें पॉलिनेशन होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी फल बन जाते हैं। तो ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं। जो फल बन जाता है तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। लेकिन ऐसे जो फल होते हैं उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज नहीं बनते हैं। मतलब अनिषेक फलन द्वारा बने फल बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बेंकलर ने बताया कि बीज रहित फलों की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। बेंकलर ने क्या बताया कि बीज रहित फल यानी बीज ना हो उसमें, बीज रहित फलों की उत्पत्ति को ही अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार से बने हुए फलों को अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। यानी पार्थेनोकार्पी से बने फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। और अनिषेक फलनी फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अनिषेक फलन, दूसरा कृत्रिम अनिषेक फलन। प्राकृतिक अनिषेक फलन यानी नेचुरल पार्थेनोकार्पी के अंतर्गत क्या होता है? बिना परागण तथा बिना निषेचन के जब पुष्प का अंडाशय स्वतः बीज रहित फल में बदल जाता है तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन कहा जाता है। यानी न तो परागण हो न ही निषेचन हो और पुष्प का जो अंडाशय है वो फल में बदल जाए, उसमें बीज ना हो, तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन कहेंगे या नेचुरल पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। यानी विदाउट पॉलिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन या नेचुरल पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? बिना बीज वाले अंगूर जिनमें बीज नहीं होते हैं, ऐसे अंगूर इसके अंतर्गत आते हैं। केला आता है इसके अंतर्गत, अनानास आता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक अनिषेक फलन के उदाहरण हैं, यानी नेचुरल पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा है कृत्रिम अनिषेक फलन या आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। तो इस प्रकार के अनिषेक फलन में पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन छिड़के जाने पर अंडाशय से बीज रहित फल विकसित हो जाते हैं। यानी अब कृत्रिम है क्योंकि कृत्रिम का मतलब ही होता है कि मानव निर्मित। तो इस प्रकार के अनिषेक फलन में पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन छिड़क दिया जाता है और छिड़कने से अंडाशय से जो फल बनता है उसमें बीज नहीं होते हैं और फल का निर्माण हो जाता है। जैसे कौन कौन से? जैसे अंगूर है, टमाटर है आदि। ये आर्थिक महत्व वाले जो पौधे हैं ये कृत्रिम अनिषेक फलन के उदाहरण होते हैं। चाहे वो अंगूर हो चाहे टमाटर हो, ये आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस प्रकार से अनिषेक फलन क्या हुआ? जब बिना परागण और निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार से बने हुए फल अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। और अनिषेक फलन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक अनिषेक फलन और कृत्रिम अनिषेक फलन। अगर अनिषेक फलन के उदाहरण पूछे जाएं तो बताएंगे कौन कौन से? अंगूर, केला, अनानास, टमाटर, ये सब क्या हैं? अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अब अनिषेक फलन का महत्व समझ लेते हैं, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में जान लेते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया का विशेष महत्व विभिन्न खाद्य उपयोगी फलों यानी जो खाने वाले खाने में उपयोग करते हैं फलों को, ऐसे फलों जैसे अंगूर, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बीज रहित उत्तम गुणवत्ता की किस्में प्राप्त करने में है। यानी अनिषेक फलन के माध्यम से अंगूर है, चेरी, सेब, नाशपाती आदि की स्वादिष्ट और बिना बीज वाली, इसमें बीज भी नहीं होंगे, उत्तम गुणवत्ता वाली किस्में प्राप्त की जाती हैं पार्थेनोकार्पी के माध्यम से। तो एक सबसे बड़ा महत्व ये हो जाएगा, कृत्रिम अनिषेक फलन की सहायता से फलों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विकृतियों को भी रोका जा सकता है। यानी आर्टिफिशियल जो पार्थेनोकार्पी होती है
इसके माध्यम से जो फलों के अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं, टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं या अन्य प्रकार की बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, तो उन सबको रोका भी जा सकता है और अच्छी से अच्छी चीजें यानी स्वादिष्ट और उसमें बीज भी नहीं होंगे ऐसे फलों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अब आप युग्मन अथवा एपोगैमी को चित्र सहित समझा देते हैं। अगुणित भ्रूणकोश में यदि अंड के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे अपयुग्मन कहा जाता है। अर्थात जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो अंड कोशिका होती है, एग सेल होती है, उसके अतिरिक्त किसी सहायक कोशिका से यानी सिनर्जिड सेल से या एंटीपोडल सेल से अगर भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तो उसे ही अपयुग्मन या एपोगैमी कहा जाता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये अगुणित भ्रूणकोश का चित्र है। अब इसमें देखिए ये ऊपर वाली जो कोशिकाएं हैं इन्हें प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है या एंटीपोडल सेल कहते हैं, चाहे आप प्रतिमुख कोशिका भी कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, नीचे वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं, और जो बीच में नीचे वाली में ही जो बीच में एक कोशिका है इसे अंड कोशिका कहा जाता है। नीचे 3 कोशिका हैं, 2 कोशिकाओं को अगल बगल वालों को सहायक कोशिकाएं कहते हैं और जो बीच में है इसे अंड कोशिका कहा जाता है। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप इसे द्विध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। तो ये पूरा मिलाकर के क्या हुआ, अगुणित भ्रूण कोश हो गया। आप परिभाषा में कहा गया कि अगुणित भ्रूण कोश में यदि अंड के अतिरिक्त यानी अंड कोशिका के अतिरिक्त, तो अंड कोशिका कौन सी है, ये जो 2 सहायक कोशिकाएं आप देख रहे हैं इसके जो बीच में है ये अंड कोशिका है। कह रहा है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिकाएं कौन सी है, इन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य कोशिकाओं में ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं और ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं या एंटीपोडल सेल्स हैं। तो अन्य कोशिकाओं चाहे वो सहायक कोशिकाएं अथवा प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से भ्रूण का अगर विकास हो जाता है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो अंड कोशिका से जब निषेचन होता है तभी भ्रूण का विकास होता है, तो फल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, अपयुग्मन क्या है कि इस अंड कोशिका के अतिरिक्त इससे निषेचन ना हो, इससे भ्रूण का विकास ना हो, चाहे इन सहायक कोशिकाओं से हो जाए या फिर प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से हो जाए, तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाएगा या एपोगैमी कहा जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपयुग्मन क्या है या एपोगैमी क्या होती है, कि अंड कोशिका से भ्रूण का विकास ना हो, बाकी किसी भी सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवीय कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे ही अपयुग्मन या एपोगैमी कहा जाता है। और आपको बता दें कि अपयुग्मन विधि से निर्मित सभी पौधे बांधे होते हैं, यानी जितने भी इस विधि से पौधे बनते हैं वो सभी बांधे होते हैं। बांधे यानी बांधता होती, उसमें फल और बीज का निर्माण उनमें नहीं होता है, क्योंकि ये अगुणित होते हैं, या कह लीजिए कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से उदाहरण इसमें हो सकते हैं, जैसे लिलियम है, ये पौधा है, लिस्टरा ओबेटा है, ये सब पौधे जो होते हैं ये अपयुग्मन से निर्मित हुए पौधे होते हैं, चाहे वो लिलियम हो चाहे लिस्टरा ओबेटा हो, आदि ये पौधे क्या हैं, अपयुग्मन या एपोगैमी के उदाहरण होते हैं। चलिए अब असंग जनन अथवा एपोमिक्सिस को समझा देते हैं। सबसे पहले असंग जनन की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज या भ्रूण पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो सामान्य प्रक्रिया का मतलब ये है कि जैसे निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है या बीज का निर्माण होता है, तो वो सामान्य प्रक्रिया हो गई। उस तरह से इसमें ना हो तो असामान्य हुआ, यानी सामान्य प्रक्रिया की तरह से ना हो। और ऐसे ही द्विगुणित कोशिका से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंग जनित पौधे कहलाते हैं। और जिन पौधों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है या जिन पौधों में असंग जनन होता है वह पौधे क्या कहलाते हैं, असंग जनिक पौधे या एपोमिक्सिस प्लांट कहलाते हैं। असंग जनन की खोज का श्रेय वनस्पतिविज्ञ विंकलर को जाता है। तो असंग जनन को वनस्पति शास्त्री विंकलर ने सन 1908 ईस्वी में बताया था, इसकी खोज की थी। इनके मतानुसार
कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या कह लीजिए कि सिनगैमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। कभी कभी क्या बताया इन्होंने कि सिनगैमी या मियोसिस का अभाव होता है, ये नहीं होती हैं, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा में एक शब्द आया है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन का मतलब होता है लैंगिक जनन या कह लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहा जाता है, या कह लीजिए कि इसे ही युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मकों का मिलना ही युग्मक संलयन कहलाता है। और युग्मक कौन से? तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या हो गया? युग्मक संलयन हो गया। और ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है या लैंगिक जनन कहा जाता है, और इसे ही संयुग्मन बोला जाता है। यदि आप लोगों को इनकी परिभाषा समझ में ना आई हो तो हम बता दें कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या हो जाएगी परिभाषा? सरल सी परिभाषा है, अलैंगिक जनन की एक ऐसी सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही, युग्मकों के मिलने के बिना ही हो जाता है, असंग जनन कहलाती है। तो असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, यानी जो असंग जनन है ये दो तरह से होता है। पहला है कायिक वर्धन या कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। तो इसमें से सबसे पहला कायिक वर्धन या कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देख लेते हैं। तो कायिक वर्धन या जनन में बीज का निर्माण नहीं होता है। जो कायिक वर्धन है या कायिक जनन है इसमें बीज नहीं बनता है। इसके अंतर्गत कली, तना व पत्ती या जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। चाहे वो कली से हो, चाहे तने से हो, चाहे पत्ती से हो, चाहे जड़ से हो, नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस प्रकार का जो प्रोपोगेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें किसी भी प्रकार के सीड या बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नए पौधे अर्थात नवोद्भिद, नए पौधे को क्या कहते हैं? नवोद्भिद कहते हैं। नवोद्भिद अगर पूछा जाए तो क्या है? जब पौधा उगता है उसमें पत्ती वगैरह ना हो तो उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो नवोद्भिद के सभी लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं, जैसे गन्ना, आलू आदि, यानी इनमें कायिक वर्धन के द्वारा जनन होता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो कुल मिलाकर के कायिक वर्धन के अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें कली, तना व पत्ती अथवा जड़ से नए पौधे बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता इसमें होती ही नहीं है। इसमें नवोद्भिद के सभी गुण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। जैसे आलू को काटकर बोया गया तो जैसे मात्र पौधा था बिल्कुल वैसे ही होते हैं। गन्ने को काटकर बोया गया तो जैसे गन्ना का मात्र पौधा था बिल्कुल वैसे ही गन्ना पैदा होता है, सेम वैसे ही होते हैं। इसीलिए इसमें क्या कहा गया था कि लक्षण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गन्ना है, आलू है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, तो इसके अंतर्गत लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में यानी लैंगिक जनन नहीं होता है फिर भी बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है या अनिषेक बीजता कहा जाता है। और बीज के निर्माण में संयुग्मन एवं अर्धसूत्र विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं। ना तो इसमें संयुग्मन होता है ना ही अर्धसूत्र विभाजन होता है। ये दोनों क्रियाएं इसमें नहीं होती हैं और बीज का निर्माण हो जाता है। इसे ही अनिषेक बीजता कहा जाता है या एगैमोस्पर्मी कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में बीज का निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है या सीड बन जाता है, तो उसे ही अनिषेक बीजता कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीज के बनने में विभाजन व संयुग्मन दोनों ही क्रियाएं नहीं होती हैं। यानी न तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी न तो मियोसिस होती है और ना ही इसमें संयुग्मन होता है। तो इसके उदाहरणों में मुख्य रूप से जैसे नींबू है, आम है, धतूरा है, ये अनिषेक बीजता के उदाहरण होते हैं। चलिए अब बहुभुणता को
चित्र सहित डिटेल से समझा देते हैं। तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई बीज है, उस बीज में जब एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो उसे ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये मतलब हुआ कि जब एक से अधिक एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं किसी बीज में, तो उसे ही बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की प्रमुख विशेषता होती है, यानी जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता है, लेकिन एंजियोस्पर्म पौधों में भी पाई जाती है, यानी जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें भी कुछ पौधों में पाई जाती है। जैसे सिट्रस कुल के पौधों में ये पाई जाती है सामान्य घट्टा के रूप में। तो सिट्रस कुल में कौन कौन से आएंगे, जैसे चकोतरा है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, तो ये सिट्रस कुल के पौधे होते हैं। बहुभ्रूणता में युग्मनज या जायगोट दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, यानी इसमें जो जायगोट है या युग्मनज है वो दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। जैसे क्रोटोलेरिया है, निम्फिया है, आदि पौधों में होता है। क्रोटोलेरिया में है, निम्फिया में है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग अलग अलग भ्रूण बना लेते हैं। कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने पर प्रत्येक भ्रूणकोश भ्रूण बना, मतलब कभी कभी ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियोसैक होने पर प्रत्येक एम्ब्रियोसैक भ्रूण बनाता है। हर एक एम्ब्रियोसैक जो होता है, भ्रूणकोश होता है, वो भ्रूण का निर्माण करता है, जिससे बीज में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, यानी सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। बहुभ्रूणता की खोज किसने की पूछा जाए तो वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की तो 1719 ईस्वी में की। किसमें की तो संतरे में की थी। चलिए जानते हैं कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में जान लेते हैं। तो बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है। पहला है सरल बहुभ्रूणता या सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस दशा में बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं, यानी जो सरल बहुभ्रूणता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियोसैक होते हैं या भ्रूणकोश होते हैं, और इनमें निषेचन के बाद अनेक निस्तांड बनते हैं, यानी जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अनेक ओस्पोर बनते हैं, या कह लीजिए कि अनेक अंडे बनते हैं, और प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है और हर एक से भ्रूण बनता है। जैसे ब्रेसिका है, ब्रेसिका कुल से जितने भी पौधे आते हैं उसमें सभी में सरल बहुभ्रूणता होती है। फिर दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। देखिए सरल बहुभ्रूणता में क्या था कि उस दशा में एक से अधिक भ्रूणकोश होते थे जिनमें निषेचन के बाद अनेक ओस्पोर बनते थे। लेकिन मिश्रित बहुभ्रूणता में क्या है कि इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं हैं जो बीजांड में जाती हैं। एक जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जा रही हैं, ओव्यूल में जा रही हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिमुख कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं। अब जो कई सारी पराग नलिकाएं उसमें अंदर जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सहायक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाएंगी और कुछ प्रतिमुख कोशिकाओं से यानी द्विध्रुवीय कोशिकाओं से संयुक्त हो जाएंगी, और इस प्रकार बनी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बन जाएगा, यानी 2n से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। जैसे पोआ में होता है, एलियम में होता है, आदि में मिश्रित बहुभ्रूणता पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप है विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यह युग्मनज के दो अथवा अधिक भागों के विभाजन से होता है। जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, निषेचन के बाद जो बनता है, तो ये दो या दो से अधिक भागों में जब बढ़ जाता है तो विदलन बहुभ्रूणता होती है। युग्मनज के हम लोग जानते हैं कि जब निषेचन हो जाता है, जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं तो एक जायगोट का निर्माण होता है, तो उसे ही युग्मनज या जायगोट कहा जाता है। और ये जब दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है, और प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। जितने भागों में बटा है उतने भागों से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे किसमें होता है, क्रोटोलेरिया में है, निम्फिया एडवेना में है, आदि में विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज एम्ब्रियोनी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट टाइप है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो अपस्थानिक बहुभ्रूणता के अंतर्गत भ्रूण सिनर्जिड कोशिकाओं, एंटीपोडल कोशिकाओं, बीजांडकाय
अथवा अध्यवरण, बीजांडकाय यानी बीजांड का शरीर, ओव्यूल का जो बॉडी होता है उसको बीजांडकाय बोलते हैं, और अध्यावरण यानी उसी को कहा जाता है जो बाहरी शरीर होता है, जो बाहरी त्वचा होती है, अध्यवरण कहलाती है। कि कोशिकाओं के विभाजन से जब उत्पन्न होता है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहा जाता है। यानी भ्रूण किससे किससे, सिनर्जेट कोशिकाओं से, एंटीपोडल कोशिकाओं से, बीजांडकाय अथवा अध्यवरण की कोशिकाओं से विभाजन से जब उत्पन्न होता है, यानी इन कोशिकाओं के विभाजन से जब भ्रूण बनता है तो उसे ही अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहा जाता है। जैसे नींबू है, संतरा है, आम है, ये अपस्थानिक बहुभ्रूणता के उदाहरण होते हैं। चलिए अब जानते हैं बहुभ्रूणता के उपयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पादप प्रजनक तथा उद्यान विज्ञों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पादप प्रजनक होते हैं, पौधों को उत्पन्न करते हैं नए नए प्रकार के, उनके लिए, और उद्यान जो विज्ञ हैं, उद्यानों के लिए जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर दूसरा है आम व नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसेल्स से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। न्यूसेल्स क्या है, तो बीजांडकाय यानी आम और नींबू प्रजाति के जो पौधे होते हैं, इनके जो बीजांडकाय से उत्पन्न जो भ्रूण होता है उसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, आम नींबू प्रजाति के पौधों के लिए जो बीजांडकाय होता है, जो अध्यावरण होता है, इससे जो भ्रूण उत्पन्न होता है, पौधा उत्पन्न होता है, उसका उपयोग किया जाता है। फिर बहुभ्रूणता का तीसरा उपयोग है, इनसे प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं। तो नवोद्भिद जनक, नवोद्भिद का मतलब ये होता है जब पौधा या बीज को बोया जाता है तो उसमें से जो अंकुरण निकलता है, उसमें जब तक पत्ती वगैरह नहीं निकलती हैं तो उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो वो हो गया नवोद्भिद। तो इनसे प्राप्त जो नवोद्भिद जनक होते हैं वो बिल्कुल पौधे के समान होते हैं। ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होते हैं। कायिक प्रजनन का अर्थ है कि पौधे के किसी भाग से जब कोई संतान उत्पन्न हो जाए या जब दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाए तो उसे कायिक प्रजनन कहा जाता है। कायिक प्रजनन ये अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत ही आता है और इसमें बिना जनन के ही जब पौधे उत्पन्न हो जाते हैं तो कायिक प्रजनन के समान ही ये बिल्कुल उपयोगी होते हैं। और चौथा है बीजांडकाय से प्राप्त नवोद्भिद निम्न रूप से उपयोगी होते हैं। यानी जो बीजांडकाय या अध्यावरण से नवोद्भिद प्राप्त होते हैं वो दो तरीके से उपयोगी होते हैं। पहला है, इनसे प्राप्त मूलतंत्र विकसित होता है। यानी जो बीजांडकाय से नवोद्भिद मिलते हैं, जो पौधे प्राप्त होते हैं, उनका मूलतंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। और फिर दूसरा है, ये सामान्यतः रोग मुक्त होते हैं। यानी इनमें रोग नहीं लगते हैं, रोग मुक्त होते हैं और इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोगों को जनन की ये विशेष विधियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।